नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम वकील साहब आपकी उन कानूनी उलझनों के हल के लिए है, उन कानूनी मसलों के मशवरे के लिए है जिनमें आप दो चार हैं। अगर आप किसी कानूनी मसले का हल चाहते हैं, अगर आप कोई कानूनी मुश्किल का शिकार हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक खास लीगल एक्सपर्ट जिनसे आप अपनी कानूनी मुश्किल का हल जान सकते हैं। हमारे ये जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो वकील साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे आप कानूनी मशवरा हासिल करने के बाद अपने वकील से या फिर मकामी तौर पर जो आपके भी जहां पर भी वकील हैं, उनसे फिर आप राय मशवरा करके तब आप अपनी कानूनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपको हमारे वकील साहब मशवरा देंगे। और नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना बस ये है कि जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपको हमें कॉल करना है। जब आप हमें कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। हमारे मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर आप ये अपनी कॉल्स या पूरा हमारा ये प्रोग्राम बाद में ज़रूर देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी के लिए आप हमें कॉल करें, वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। चलिए अब हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ आज जानी मानी शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अश्वनी दुबे जी। बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है, बहुत ही मशहूर है। इनसे लगातार हम कई बार बात भी कर चुके हैं। अश्वनी जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। थैंक यू एनर्जी, थैंक यू। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ख़ास टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम कानूनी जानकारी आपको देते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले अश्वनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेरा क्या है और ये कितना ज़रूरी है आज के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए। देखिए, सबसे पहले तो ये ना समझना होगा कि रियल एस्टेट जैसा कि नाम से ही है बड़ा प्रचलित कि जो व्यक्ति किसी अपनी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहे या प्रॉपर्टी के रिलेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहे या अपने रहने के लिए अपार्टमेंट खरीदना चाहे या इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वहाँ पर गोडाउन, कोई बिजनेस हाउस कुछ भी बनाना चाहे, उस सबसे जो जुड़े मुद्दे होते हैं वो होता है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए उसके ऊपर जो वॉचडॉग बिठाया जाए कि रियल एस्टेट के जो लोग हैं या जो रियल एस्टेट कंपनीज रन कर रहे हैं वो किसी तरह का फ्रॉड नहीं करें, कंज्यूमर्स को चीट नहीं करें, गलत बयानी करके उनसे पैसा नहीं ले, तय समय पर उनको मकान की पोजीशन जो देना है वो देने की बात अगर हो तो वहां पर तय समय पर नहीं दे रहे हो, पैसा लेकर भाग जाएं, या जो उनका लैंड जिन्होंने जिस पर्पज के लिए एक्वायर किया है वो पर्पज फुलफिल कर रहे हैं टाइम बाउंड मैनर में कि नहीं, उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनी, एक एक्ट बना पार्लियामेंट का जिसको हम लोग रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट कहते हैं। वो रेरा एक्ट आया, उस रेरा एक्ट के मुताबिक तमाम जितने भी रियल एस्टेट हैं उन रियल एस्टेट्स को उसमें जो है रजिस्टर करवाना जरूरी है। वो जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को रेरा कहते हैं। तमाम स्टेट्स में, देश भर में जितने भी स्टेट्स हैं, हर जगह पर हैं। तो कुल मिलाकर रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए, ताकि किसी तरह की कोई माल प्रैक्टिस नहीं करें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करें, कंज्यूमर्स को चीट नहीं करें, अगर करते हैं तो कंज्यूमर्स कहां जा सकते हैं अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए, तो एक रेरा जो है विशेष तौर पर एक रेरा करके जुडिशियल अथॉरिटी का गठन हुआ और वो पूरे देश में चल रही है। जी अश्वनी जी, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने हमारे नाज़रीन को बताया है कि आखिर रेरा क्या है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें हम अपनी शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं, क्या कुछ उसका तरीका रहेगा? हिना, जब कभी किसी को किसी माल प्रैक्टिस से या कंज्यूमर को जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे जब कभी भी विवाद हो, तो वो विवाद किस नेचर का है वो लेकर के जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां एक कंप्लेंट बनती है, उसका प्रारूप, उसका फॉर्मेट सारा कुछ दिया गया है। वो कंप्लेंट बना करके और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जब कंप्लेंट फाइल करते हैं, खुद भी फाइल कर सकते हैं और लॉयर के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। तो जो अदालत वहां पर बैठती है, जो अथॉरिटी बैठती है, वो
उस मुकदमे की सुनवाई करती है, जो रियल एस्टेट अथॉरिटी है या जो उस समय एब्यूजर है, एब्यूजर को कॉल करती है, उनसे जवाब लेती है और उसके बाद अपने हिसाब से इवैल्यूएट करके जो एविडेंसेस लगाए जाते हैं वो करके फिर उस पर डिसीजन देती है। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी कंप्लेंट की सुनवाई के लिए, उनको लगता है कि उनकी जो समस्या है उस समस्या के सुनवाई के लिए किसी अथॉरिटी को अगर अप्रोच करना है, वो रेरा है और रेरा में लॉयर के थ्रू भी जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और हर हियरिंग में जो अथॉरिटी हियरिंग्स डिसाइड करें, डेट्स डिसाइड करें, उन डेट्स पे अपीयर होकर के अपनी बात कह के और वहां से ऑर्डर ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और दोबारा ज़रूर कॉल करिए। वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, चूँकि आपका इतना लंबा करियर रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो एक्ट आया है ये कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना ज़रूरी है आज के लिए एक अवेयर रहने के लिए? देखिए, देश में जब कानून पार्लियामेंट में पास होता है तो उसमें डिबेट होती है और तमाम जब कोई भी कानून लाया जाता है तो उसके तमाम पहलुओं पर चर्चा होती है। चूंकि इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं था जो रियल एस्टेट को रेगुलेट कर सके और रियल एस्टेट में जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सके, ताकि लार्ज स्केल पर जो कंज्यूमर्स है, देश के छोटे छोटे होम बायर्स हैं, इस देश के अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो पैसा इकट्ठा करके मकान खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उनका पैसा डू नॉट डूबे या उस पैसे को कहीं मिस यूटिलाइज ना करें, उसके लिए जो है ये रेरा लॉ आया, रेरा इंट्रोड्यूस हुआ और उसकी ट्रांसपेरेंसी निश्चित तौर पर 100% है। क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते यही कहूंगा कि पार्लियामेंट का कानून पारित हुआ है और पार्लियामेंट के कानून में एक जुडिशियल अथॉरिटी का गठन हुआ है। वो अथॉरिटी सारे मामलों की सुनवाई करके डिसीजन दे रही है और जो डिसीजन भी होते हैं। और उसके बाद हमने अभी देखा कि किस तरह से यूनिटेक के और जेपी के और तमाम और भी जो कि सुपरटेक के और जितनी भी केसेस थे, उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर डिसीजंस लिए या बहुत सारे लोग यहाँ से देश छोड़कर भाग भी गए, बहुत सारे लोग अभी जेल में भी हैं जिन लोगों ने मैल प्रैक्टिसेस किया। तो यूटिलिटी की अगर हम बात करें और ये देखें कि कितना कारगर है, तो कारगर मैं कहूंगा कि 100% है और किसी भी प्रकार की कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं है। डिले जरूर होता है प्रोसेस से, जैसे 2-2.5 साल कोविड की वजह से डिले हो गया तो कोई फंक्शनिंग हुई ही नहीं उस समय, तो वो एक अलग हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो अथॉरिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो 100% उपयोगी है, अकाउंटेबल है और जनहित में जो लार्जर इंटरेस्ट में इन्वेस्टर्स के डिसीजन लेते हैं। जी बिल्कुल सर, और ये बात हमारे नाज़रीन तक पहुंचना आपके जरिए ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंची है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप बेझिझक इसमें अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, आपको यहाँ पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी मौजूद हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस रेरा के बारे में आपको बताया है। आपको कोई भी शिकायत अगर करवानी है, कुछ भी आपको परेशानी है, तो आप ज़रूर यहाँ पर रुजू कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये बात जो है आपके सामने रखी है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने कॉलर से। हेलो हेलो, मैं आपका पहला कॉलर हूँ, मेरी बात कराइए आप वकील साहब से। हेलो, हाँ जी जी आपकी आवाज आ रही है सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए, वकील साहब तक आपकी बात पहुंची। सभी साथियों को आदाब साहब, मेरा ये सवाल है जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकबाल, देहरादून कैपिटल से। सवाल करिए सर। और है जी, वो तो कोई और कर रहे हैं सवाल शायद जी। अच्छा ठीक है सर, टीवी की आवाज बंद करके अपना सवाल करिए, वकील साहब आपको सुन रहे हैं। कम कर रखी आवाज मैंने। ये मेरा सवाल ये है कि मैंने एक मार्केट 2000 में बने, सन 2000 में एक मार्केट बनाई थी जी। जी मैंने आवाज बंद कर रखी है। ये है कि मैंने एक मार्केट सन 2000 में बनाई थी, 20 दुकान, 10 नीचे 10 ऊपर। तो बीच का जो रास्ता था उसके ऊपर एक साथी लिंटर गिरा हुआ था जो मतलब पहली मंजिल पर था। उसके पीछे मैंने प्लॉटिंग की, कुछ लोगों ने मकानात बनाए। 2000 में मैंने 2001 में फरोख्त की जमीन। कुछ लोगों ने उन्होंने इकट्ठे हो गए जो बीच के रास्ते ऊपर के लिंटर में जो 2 दुकानों को उसको तुड़वा दिया गया उन्होंने, मतलब अपने गुंडागर्दी के हिसाब से। उसके लिए मुझे किस कोर्ट जाना पड़ेगा? तो देखिए, गुंडागर्दी के हिसाब से अगर तोड़वा दिया तो कोई किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे तोड़ नहीं सकता। उसके लिए भारत के देश में इंडियन पीनल कोड है
इंडियन पिनल कोड में जो अदालतें हैं, पुलिस है, पुलिस एक्शन लेती है और अदालतें उसको जो है देखती हैं, एविडेंसेस को इवेलुएट करके कि अगर ऑफेंस सही पाया जाता है तो सजा देती हैं। लेकिन अगर अभी ऐसा ये भी लगता है कि कोई व्यक्ति जबरन दावा कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर या आपकी प्रॉपर्टी को आने वाले दिनों में कोई नुकसान हो सकता है, तो आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। सिविल कोर्ट के सामने भी आप कह सकते हैं कि फला फला व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी को तोड़ना चाह रहा है या ऑक्यूपाई करना चाह रहा है, लेकिन उसके पहले लीगल राइट जरूर होना चाहिए। एक सबसे बड़ा लॉ में जो सबसे पहला इशू आता है वो आता है लीगल राइट टू चैलेंज। तो जो अगर आपका लीगल राइट है, आपकी प्रॉपर्टी है, कोई जबरदस्ती उस पर सबसे पहले तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस आएगी, पुलिस रोकेगी। और अगर ऐसा लगता है कि कोई कब्जा कर सकता है या करेगा या कर चुका है तो कब्जा करने से उससे छुड़ाने के लिए सिविल सूट डालना पड़ेगा, कर रहा है तो स्टे लेने के लिए डालना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में एप्रीहेंशन है तो भी आपको स्टे लेना पड़ेगा। अब तीसरा यह है कि अगर वो सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है, आपको लीज से मिली है या उस पर अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट है या कुछ है, तो आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी रिट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी जा सकते हैं और रिट में भी डाल करके कह सकते हैं कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे फेवर में अलॉट हुई है, मैं इसका लीज होल्डर हूं और इस पर्पज के लिए अलॉट हुई है और यहाँ पर ये लोग मुझे पोजीशन नहीं दे रहे हैं या कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं या सरकार ने अतिक्रमण कर रखा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आप रिट कोर्ट में भी जा सकते हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया लेकिन वकील साहब सबसे बड़ी चीज ये है हाजी जी कि आपका राइट उसमें पहले इस्टेब्लिश होना जरूरी है। प्राइमा फेसी राइट जो है प्रथम दृष्टया वो ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरिपेरेबल लॉस और इंजुरी है वो कोर्ट बाद में डिसाइड करती है। जी, तो देखा आपने कि हमारे वकील साहब ने कितने अच्छे तरीके से उनकी मुश्किल का हल बताया है। वो अपने मकामी वकील से ज़रूर इस मामले में रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और वकील साहब जिस तरह से लगातार तमाम तर जानकारी आपके सामने रख रहे हैं उनके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनका कीमती वक्त दे रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, मैं सूफिया शारद बोल रही हूँ भोपाल से। जी सूफिया, बताइए। जी मेरा ये सवाल है कि मेरे मौसा जी थे, उनकी डेथ हो गई है, मौसा ससुर, तो उन्होंने वसीयत मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम करी है 2 गवाहों के साथ। एक मकान है उनका। अब उस पे वो दावा कर रही है मेरे मौसा के जो भाई हैं उनकी बेटी कि ये मकान उनका होता है और उनके पास कोई पेपर है नहीं, और वसीयत मेरे पास है। मेरे हस्बैंड का बैंक में नॉमिनी है, नामांतरण भी उन्होंने उसी मकान का करवा रखा है, सारे पेपर मेरे पास है, लेकिन दावा वो कर रही है कि वो उनके भाई की बेटी है तो मकान उनका है। अब इसके लिए मैं क्या करूं? जी बिल्कुल सूफिया, परेशान मत होइए, वकील साहब मौजूद हैं। जी वकील साहब। प्रॉपर्टी सबसे पहले सूफिया जी ने कहा कि उनके नामांतरण उनके नाम पर हो गया है, तो नामांतरण हो गया माने आपके मौसा ससुर की डेथ के बाद जो ओनरशिप है वो आपके पास आ गई। तो दूसरे व्यक्ति को उस ओनरशिप को लेने के लिए जो है सबसे पहले जो जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपको ओनरशिप मिले, जिसको आप विल कह रही हैं, उस विल को नल एंड वाइड डिक्लेयर करवाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ये विल जो है गलत तरीके से एग्जीक्यूट हुई। तो गलत तरीके से एग्जीक्यूट करने के प्रूफ करने के लिए तमाम अदालती प्रक्रिया है, उसके लिए गवाहों को देखना पड़ता है, क्योंकि विल जब बनती है तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस होते हैं। तो आपके पक्ष में इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे तभी नामांतरण आपके पक्ष में हुआ। तो सिर्फ मुकदमा डालने से कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि वसीयत आपके मौसा ससुर ने आपके हस्बैंड के नाम पर और आपके नाम पर दिया है और आपके नाम पर प्रॉपर्टी हो गई है, विटनेसेस भी वहां हैं जिन विटनेसेस ने देखा कि विल एग्जीक्यूट हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं बनता है कि वो कुछ करेंगे। हाँ, यह है कि क्लेम करना और उस क्लेम को कोर्ट को मानना, दोनों के बीच में बड़ा लंबा समय होता है और ये एविडेंस होता है, जो कागजी दस्तावेज होते हैं, दस्तावेजों के साथ साथ गवाहियां होती हैं, उन गवाहियों के बेसिस पर, गवाहों के बेसिस पर प्रूव होता है। तो अदालत की प्रक्रिया में जाने का हक सबको है, लेकिन अदालत जो फैसला देती है अपने विवेक पर देती है, और मैं समझता हूं जितना आपने बताया उसके मुताबिक आपका अभी हक है प्रॉपर्टी में पूरी तरह से। जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि सूफिया को उनके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा, और वकील साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने तमाम तर यहाँ पर उनकी मुश्किल का हल दिया है, और सूफिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। हमें कॉल करने के लिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ, इनाम। जी सवाल करिए सर। वकील साहब से ये पूछना था कि हमने 14 साल पहले एक शहर यहाँ से कुछ दूर पर है,
वहाँ हमने एक जमीन खरीदी थी। उस जमीन के अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी आबादी थी जिन लोगों ने अपने घर बनाए और हमारी जमीन से मिट्टी निकाल करके ले गए। उस मिट्टी के निकाल लेने से वो थोड़ा सा अंदर चली गई और वो पानी भर गया है वहाँ पर। तो अब मसला ये हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको नगर निगम जो है वो कब्जा कर लेगी और इस पर उनका कोई आपका कोई अख्तियार नहीं रह जाएगा। इस पानी को हम अब आसपास के लोगों ने घर जो बनाया वो ऊंचाई पे बना लिया और ये हमारी मिट्टी लेकर के तो उसकी वजह से वो नीचे और नशे भी हो गया। तो इधर सारा पानी सबके घरों का पानी आ रहा है। अब क्या आपके यहाँ कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि पानी भी निकल जाए या हम किस तरह से इसको कानूनी तौर पे सेव कर ले इस अपनी जमीन को? प्लीज वकील साहब। बिल्कुल इनाम जी, पानी तो हिना जी नहीं निकलवा पाएंगी आपके खेत से। पानी निकलवाने के लिए तो आपको खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी जो निकाल के और सही जगह पर जाए। सबसे पहले यह है कि आपकी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी में होनी जरूरी है। अगर आपकी वो ओनरशिप है तो पानी क्या किसी का मकान भी बन जाए तो भी आप वो जमीन आपकी ही रहेगी। लेकिन अगर वो आपकी जमीन नहीं है तो निश्चित तौर पर आपका कोई राइट नहीं बनता है। और रही बात वो जमीन को लो लेवल पर ले जाके मिट्टी निकालने की, तो सबसे पहले अगर आपकी मंशा के विरुद्ध लेकर के गए हैं तो जिन लोगों ने भी मिट्टी लेकर गए उनको आप डायरेक्शन दिलवा सकते हैं, अगर आपके पास एविडेंस है कोर्ट से, कि वो उसको प्लेन करें, समतल बनाए उस जमीन को। और नहीं तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं एक असेसमेंट लेकर के कि इसमें इतना खर्चा आएगा, तो सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और पानी का एक्सेस आपकी इंडिविजुअल जमीन पर कोई नहीं कर सकता क्योंकि म्युनिसिपल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है या रिस्पेक्टिव जो ब्लॉक पंचायतें होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सबको एक प्रॉपर एक्सेस दे। नाली, सड़क, ये सब गवर्नमेंट के गवर्नेंस के मुद्दे हैं, गवर्नेंस की बातें हैं। तो कोई आपकी जमीन पर अगर पानी डालता है तो आप उसको रोक सकते हैं, अदालत से स्टे भी ले सकते हैं और अदालतें इस मामले में बहुत सजग होकर के फैसला देती हैं। तो बहरहाल ये जरूर है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो निश्चित तौर पर आप उस पर जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। जी बिल्कुल। देखिए हमारे वकील साहब ने कितने आसान तरीके से आपको इतनी मुश्किल का आपकी हल जो है वो दे दिया और इसीलिए हमारा ये खास प्रोग्राम आपके तमाम तर कानूनी उलझनों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे अपने जो कॉलर थे और वकील साहब के साथ लगातार हमारी बातचीत भी जारी है, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं नाज़रीन। हमारा ये खास प्रोग्राम आपके लिए है। हमारे जो नंबर्स हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने पहचाने मशहूर वकील सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, जिनसे लगातार हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। अश्वनी जी, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे और लगातार कॉलर्स का सिलसिला भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अपने एक और कॉलर से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो सर। सर अपना नाम बताइए, सवाल करिए। मैं श्रीनगर कश्मीर से नियाज अहमद बोल रहा हूँ। जी सर। मेरी एक बहन है जिसकी शादी आज से 35 साल पहले हुई थी जी। अपने चचेरे भाई के साथ जी। तो कुछ टाइम रहने के बाद उसने दूसरी शादी की, उस बीवी के होते हुए उसने दूसरी शादी की। तो उसके भी 2 बच्चे हैं, उसके भी 2 बच्चे हुए। बाद में उसको तलाक हो गया मेरी बहन का। तो उसको उस प्रॉपर्टी पे उसको एक बच्चों को कुछ नहीं मिला, जबकि जो उसकी दूसरी बीवी है, इसकी भी लड़की और लड़का है, उनको लाखों करोड़ों में प्रॉपर्टी है, मगर उससे उन्होंने उन 2 बच्चों को कुछ नहीं दिया। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, देश का जो कानून है उसके मुताबिक चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो,
चाइल्ड को उस प्रॉपर्टी में पूरा हक मिलता है जो फादर की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तो आपके केस में तो प्रॉपर बकायदा निकाह हुआ है, तो उनका भी उतना ही राइट है उस प्रॉपर्टी में, दोनों बच्चों का, आपकी बहन के, जो बाद वालों के बच्चों का है। तो उसके लिए आप अदालत में जा कर के और वहाँ पर लोकल वकील साहब से मिल करके आप सूट ला सकते हैं, और वो सूट के मुताबिक जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी उस प्रॉपर्टीज में हिस्सा मिलेगा। कोर्ट पहले एविडेंसेस को देखेगी, एविडेंसेस को देखने के बाद उसमें डिसीजन देगी। जी बिल्कुल वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और हमें कॉल करने के लिए भी शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मुश्किल का हल आपको मिल गया होगा। आप मकामी तौर पर अपने वकील से ज़रूर रब्ता करें, बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी सर, अपना नाम बताइए, सवाल करिए, वकील साहब हैं। हाँ, मेरा नाम जो है अब्दुल रहीम है, मैं जो है हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। वकील साहब से पूछना है, मेरी प्रॉपर्टी है एक्चुअल 461 की है, जो कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। मैं उसको 2 साल पहले बेच दिया, वो गलती से डॉक्यूमेंट राइटर साहब जो है उसको 661 कर दिए, और पीछे दूसरे ओनर की उसको भी मिला के 661 कर दिए। तो मैं उनको बोला रेक्टिफायर कराओ, तो रेक्टिफायर नहीं करा रहे उन्होंने, जबकि उनको सिर्फ उनको 400 फीट की दे दिया, 200 फीट वो पीछे वालों की जमीन उनको दे दी हल्की। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? मेरे जो नाम पे है 400 फीट, ओनली 400 फीट रजिस्टर्ड है। वो जमीन की जो अदला बदली हुई है, अगर वो प्रॉपर कागजातों के आधार पर हुई है, कागजात रजिस्टर हुए हैं, तो आप सिविल कोर्ट में भी उस, और जो आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जो दस्तावेज के अनुबंध के जो वो है उसमें शर्तें हैं, उस शर्तों के पालन के लिए कोर्ट में केस डाल करके और आप उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। बिल्कुल, तो हमें कॉल करने के लिए हमारे कॉलर का भी शुक्रिया और वकील साहब का भी शुक्रिया। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आप ही के लिए है। आप जब हमें कॉल करें, सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि टीवी की आवाज़ बंद कर दें, ताकि आपकी जो बात है वो हमारे वकील साहब तक बहुत आसानी से पहुंच जाए और आपको आपकी जो मुश्किल है उसका हल भी मिल जाएगा। वकील साहब, जिस तरह से अभी हम इससे पहले भी देख चुके हैं और आज भी हम ये देख रहे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आज भी क्या हमारे मुल्क में, हमारे भारत में जो लीगल अवेयरनेस है, लॉ के ताल्लुक से लोगों में मालूमात की कहीं ना कहीं कमी है, अवेयरनेस की कमी है। अभी हमने देखा कि 14 साल का अरसा, 16 साल का अरसा, इतना लंबा वक्त गुजर जाता है, लेकिन लोग अभी भी जो कानून ने उन्हें कितनी सारी आसानियां दी हैं। हम खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि हर मुश्किल का हल मौजूद है, सिर्फ वहाँ तक पहुँचना है, राब्ता करना है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है कानूनी तौर पर, इसको फैलाने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कानूनी सहायता, कानूनी जानकारी और कानून का रास्ता, ये तीनों चीज़ें जो हैं देश में विशाल जनसंख्या को देखते हुए बहुत जरूरी है। और समय समय पर अदालतें जो है विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक अवेयरनेस के कैंप चलाती हैं जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनको सुपरवाइज करती हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनको जगह जगह कैंप्स लगवा करके जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं गाँव में, लोगों को कानून के बारे में बताती हैं, उन्हें अवेयर करती हैं और उन्हें साक्षर करवाती हैं। परंतु चूंकि देश इतना बड़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो वो उस लेवल पर, जिस मास लेवल पर जरूरत है, उस मास लेवल पर काम नहीं हो पा रहा, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि पहले से स्थितियां बहुत अच्छी हुई और खास तौर से माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में तो पूरे देश भर में विधिक सेवा प्राधिकरण वो बहुत इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दूसरा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए सरकारों ने फ्री कानूनी सहायता के लिए तमाम लीगल एड काउंसिल्स भी बना रखे हैं जी। जो देश की सबसे उच्चतम अदालत से लेकर के देश की सबसे निचली अदालत तक लाइन रहते हैं और जो अपॉइंट होते हैं समय समय पर, उनको सरकार की तरफ से रेम्यूनरेशंस मिलती हैं। तो ये भी एक लैंडमार्क वेलकमिंग मूव है सरकार की तरफ से। तीसरा सबसे यह है कि हर व्यक्ति को साक्षर होना, कानून के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बेशक, बेशक। वो जो मोहल्ला
या गांव या कस्बा या वो जो एरिया है, उस एरिया के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उनको नैतिक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि उन्हें अपने साथ वाले को पढ़ाना भी है और उसे कानून के बारे में जानकारी भी देना है, ताकि किसी प्रकार का इनजस्टिस उसके साथ नहीं हो सके। ये भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम तीनों में देखें तो अभी बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है, इन प्रोसेस है, और लोगों को जो जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ जो धोखा करने वाले लोग हैं या कुछ जैसे गलत तरीके से संपत्ति हथिया लेते हैं, गरीब को दबाते हैं, सूदखोरी करते हैं, वो सब लोग कुछ परसेंटेज जो है वो अभी चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह से, इसी अबाध गति से, निर्बाध गति से अदालतों के माध्यम से अगर विधिक साक्षरता कैंप लगते रहे देश भर में, तो हर व्यक्ति को सस्ता, सुलभ, त्वरित न्याय मिल सकेगा। साथ ही साथ देखिए कि जो करोड़ों केसेस की पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी दूर होना जरूरी है। ये भी समझना होगा, जैसे 2 साल का जो लॉकडाउन रहा, जो कोविड का के वजह से जो कोर्टों में फंक्शनिंग नहीं हुई, तो बहुत सारा बैकलॉग बढ़ा, बहुत सारे केसेस की पेंडेंसी हुई, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो गए। तो उनका भी फैसला जो है समयबद्ध तरीके से होना जरूरी है। और जो इवनिंग कोर्ट का एक स्वप्न है, इवनिंग कोर्ट का, अदालतों का, कि इवनिंग में भी कोर्ट्स चलाएं और उसको केसेस को डिस्पोजल करें, वो भी हो सकता है। और अभी खास तौर से जिस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाइब्रिड हियरिंग्स शुरू हुई या वर्चुअल हियरिंग शुरू हुई, तो एक लैंडमार्क, वो एक अचीवमेंट है खास तौर से। क्योंकि अब हम लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा हमें फाइल करना है तो हम अपने ऑफिस से ही फाइल करते हैं, यानी फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं है मुकदमा फाइल करने के लिए। तो ये इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ रही हैं, इसीलिए इसको गांव रूट लेवल तक पहुंचाने की जरूरत है। आपने कहा कि रेरा में कोई व्यक्ति कैसे अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है, तो उसका तरीका हर जगह है। MRTP, कंज्यूमर कोर्ट्स हो गई, रेरा हो गई, या जो आम आदमी के लिए बनाए गए जो जुडिशियल प्राधिकरण हैं, जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, वहां पहुंचने की जरूरत। कानून है, लेकिन उस कानून के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी जो मुहैया इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने की जरूरत है, ताकि इफेक्टिवली केसेस का डिस्पोजल हो सके और आम आदमी को न्याय मिल सके। और न्याय में जो देरी होती है, क्योंकि कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एक जुडिशियल प्रिंसिपल है। तो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड का जो प्रिंसिपल है, वो माने कुल मिलाकर उसके कॉन्ट्रेरी ये हो सके कि लोगों को न्याय मिल सके सस्ता, सुलभ, त्वरित और समयबद्ध तरीके से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी इच्छा है, अदालतों के भी। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बात यहाँ पर रखी है। और वकील साहब, इसीलिए हमारा भी ये खास प्रोग्राम है, हमारा भी न्यूज़ 18 उर्दू का भी यही मकसद है कि कम से कम जो लोग हैं उन्हें थोड़ी बहुत कानून की जो जानकारी है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए ही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाजरीन तक ये बात पहुंच रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे इस प्रोग्राम के साथ भी जुड़ रहे हैं। और चलिए बात करने की हम कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी सर, टीवी की आवाज़ बंद करिए सर, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मेरा नाम अब्दुल हमीद जी, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा मामला है। हेलो, सवाल करिए सर, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरा मामला है कि मेरी उम्र 72 साल के करीब है जी। तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, वो तकरीबन 59 में लगभग। तो मेरी कुछ जमीन थी तकरीबन 40 कनाल जमीन। मुझे उसको वालिद साहब फौत होने के बाद मुझे मामों के पास रहना पड़ा, उनकी सरबराही में रहा। उनका वो मेरे थे, वो यानी निगहबान थे। तो उन्होंने मेरी 24 कनाल जमीन दी थी। मैं आज सुन रहा हूँ कि वो जमीन मेरी थी, उन्होंने बेच दी है, जबकि मैं यतीम था। सुना है कि यतीम की जमीन, मिट्टी वाले की जमीन और महाजर की जमीन कोई फरोख्त नहीं कर सकता है। तो मैं इसलिए इसमें आपको लीगल कानूनी पॉइंट जानना चाहता हूँ। किसी को भी किसी की जमीन बेचने का अधिकार इस देश में नहीं, इस कानून में नहीं है। किसी को कोई जमीन बेचने के लिए दस्तावेजों का उसके व्यक्ति के पक्ष में होना बहुत जरूरी है। और आपकी जमीन को अगर उन्होंने आपकी मंशा के विरुद्ध बेचा है तो वो गैर कानूनी है। आप उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कराने के लिए केस डाल सकते हैं, परंतु एक समय है, मियाद, लिमिटेशन।
लिमिटेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी ही केस को इंस्टीट्यूट करने के लिए। 72 साल की उम्र है आपकी, तो आप बहुत लंबा समय बीत गया हो, क्योंकि आप जब छोटे थे तब आपके मामा ने, जैसा आप बता रहे हैं, कि आपकी जमीन बेच दी, तो उसके बाद जो इतने लंबे पीरियड में आपने एक्शन नहीं लिया, वो एक बड़ा विवाद विषय हो सकता है कि लिमिटेशन का पीरियड एक्सपायर क्योंकि हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लिमिटेशन जो है वो 3 इयर्स की होती है। अगर अदालतों में आप जाते हैं, उस सेल डीड को नल एंड वाइड डिक्लेयर करवाने की बात करते हैं। तो अब एक है, आप लोकल जो वहां पर वकील साहब हैं, उन वकील साहब से आप सलाह लेकर के और उनको कागजात दिखा करके, और आप अगर वो सजेस्ट करते हैं कि एक्शन लेने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर आप एक्शन ले सकते हैं। मेरा जो ओपिनियन है, जो आपने अभी जितनी बातें बताई, उस बात के बेसिस पर है। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब, और हमारे कॉलर का भी हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, हेलो, अब तो जहाँ बोलने वाली करते। जी मैम, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी जी, अब आई, बताइए, अब आ रही क्लियर? जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी आवाज़ आई। जी जी, सवाल करिए मैम। हेलो हेलो, सवाल करिए। हेलो, इधर लगा के देख रही हूँ। हेलो, आप अपना सवाल कर सकती हैं, आपकी आवाज़ आ रही है। अब नहीं कटेगी, आई आवाज़। तो नाजरीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम जो कॉलर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अपने इन कॉलर से हम दरख्वास्त करेंगे कि ये हमें दोबारा राब्ता करें ताकि इनकी बात जो है वो वकील साहब तक पहुंच जाए। इस बीच हम वकील साहब से कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, जिस तरह से हम रेरा के बारे में बात कर रहे हैं, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन इसमें कितना अहमियत का हामिल है, कितना ज़रूरी है? प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना तो बहुत जरूरी है जी, और खास तौर से जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, जब कोई इन्वेस्टर, कोई परचेजर, कोई एक घर की इच्छा पाले हुए, घर सपनों का, अपना घर बनाने का सपना लिए हुए व्यक्ति अपनी जमा पूंजी ले जा करके बिल्डर को देता है, तो बिल्डर बायर जो एग्रीमेंट बनता है उसमें एक तरफा कंडीशंस होती हैं, एक तरफा क्लॉजेस होते हैं जो सिर्फ बिल्डर को सूट करते हैं। जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके प्रोस्पेक्टिव बायर है, उसको वो सूट नहीं करते हैं। वो आर्बिट्री क्लॉजेस को देखते हुए और इतने ल्यूक्रेटिव उस समय लोग लुभावने, वो जो अखबारों में चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वहां पर उनके जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चाहे वहां पर उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो ऐसे बताते हैं जैसे कि बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ जिम भी होगा, क्लब भी होगा, यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर भी होगा, यहाँ लिफ्ट्स भी होंगी, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर ग्रीन एरिया होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। उनका सिर्फ और सिर्फ पर्पज होता है कस्टमर एक बार एक सब्सटैंशियल अमाउंट इन्वेस्ट कर दे, तो इन्वेस्ट करने के बाद धीरे धीरे उसको, चूंकि एक इन्वेस्ट कर चुका होगा, तो और भी पैसा उससे ले सकते हैं। और इन रियलिटी जो टाइम बाउंड मैनर में कंस्ट्रक्शन करके रजिस्ट्री करने की बात होती है, मकान को देने की बात होती है, वो दरअसल वो ऑन ग्राउंड उतना इफेक्टिवली नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा जो विषय है लोगों को चीट करने का, उसको रेगुलेट करने के लिए जो ये रेरा कानून आया। अब सवाल यह है कि क्लॉज इतने आर्बिट्री हैं, और एक घर का सपना लिए हुए एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जाता है और अपने पैसे देता है, कुछ दिनों में हमारा घर होगा, खास तौर से महानगरों वगैरह में, और उस पैसे को ये जो बिल्डर्स होते हैं, रियल एस्टेट वाले होते हैं, वो या तो विदेशों में उसको हवाला के थ्रू भेज देते हैं, या कहीं और कई जगहों पर जो है उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जो ऐसी स्थिति आती है तो वो जल्दी से अदालती प्रक्रिया में उलझ के रह जाता है, तो वो प्रोजेक्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में चला जाता है, या कई बार उसके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, बैंक का लोन नहीं देते हैं, या उनके पास लिक्विडिटी उतनी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से मकान नहीं बन पाते। तो उन सबको इंश्योर करने के लिए कि सबको सही तरीके से, समयबद्ध तरीके से मकान मिल सके, तो रेरा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया। अब आपने प्रश्न पूछा कि रजिस्ट्री एक सिग्निफिकेंट रोल, इसलिए किसी भी अपार्टमेंट में घुसने के लिए रजिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्री वो दस्तावेज है जो ओनरशिप बिल्डर से आपके फेवर में ट्रांसफर करता है। तो कई बार होता क्या है कि बिल्डर्स पोजीशन तो दे देते हैं, पोजीशन, लेकिन रजिस्ट्री नहीं होती। जैसे यहाँ पर एक पंचशील टावर वगैरह है, उन्होंने पोजीशन दे दिया वैशाली सेक्टर 3 में, लोग रह रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई क्योंकि बिल्डर ने
अथॉरिटी के पैसे ही नहीं दिए। तो एक तरह से उसने कंज्यूमर्स को चीट किया। तो वो ये जो चीजें हैं इनको रोकने के लिए जरूरी है कि और थोड़ा कड़ा, रेरा से भी इफेक्टिव एक कानून आए, और ऐसा हो कि जो आर्बिट्री क्लॉजेस हैं बिल्डर्स की, वो आर्बिट्री क्लॉजेस को सुपरवाइज करने के लिए, उसको लीगली वेट करने के लिए अथॉरिटी जाएं, और अगर बिल्डर की तरफ से कोई फिर भी उसमें मैल प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन हो, ये जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब इतनी अहम जानकारी नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। और नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, जिनसे लगातार हम अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो साहब। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए, सवाल करिए सर। मेरा नाम शेख निजामुद्दीन है साहब। सवाल करिए। जी, हमारे नाना की पुलिस पटेल थे, हमारे नाना अलकापुर में, इंतकाल होके भी 30-35 साल हो गए उनका। हमारे मामा जैसो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके पूरी प्रॉपर्टी को बेचते नहीं, ऐसा हम जाके पूछे तो क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिस्सा नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं लोग जी। हर हमारे खालाया अम्मिया हमारे मामा सब मर गए, हमारे मामू के बच्चे जैसे पूरा कब्जा करके बैठे हुए वहाँ पर। जी, क्या करना साहब? देखिए, आप अदालत ही जा सकते हैं। अदालत ही एकमात्र विकल्प है जहां पर आप अपने दस्तावेजों के माध्यम से अपना रिलेशनशिप दिखा करके, आपके नाना की प्रॉपर्टी है और उन्होंने कोई ऐसा दस्तावेज नहीं किया और ये जबरदस्ती इन लोगों ने कब्जा कर लिया और अब हमें कुछ हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आप जाके वहां पर पार्टीशन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में राइट लेना, हिस्सा लेना अगर आपका वैलिड हिस्सा है तो अपने पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा लेना आपका राइट है। लेकिन जो इतना लंबा पीरियड चला गया वो जरूर एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा आप सभी दस्तावेजों के साथ वकील साहब के पास जाएं और वहां जो आपके लोकल लॉयर हैं, लोकल कानून के हिसाब से कागजों का मुआयना करके आपको अगर सजेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर सूट आप डाल सकते हैं अदालत में। बिल्कुल, और हमारे कॉलर का भी बहुत शुक्रिया, वकील साहब का भी बहुत शुक्रिया, जो कि लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो राजीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप हमें कॉल करिए, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़िए, और अपनी कोई भी मुश्किल है, कोई भी जानकारी आप चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। वकील साहब, अभी हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि उनको आपस में भी सुलझाया जा सकता था, मिल बैठ के भी बातचीत की जा सकती थी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इतना अरसा लग जाता है। आपसे हम जानना चाहेंगे, बतौर वकील आप फैमिली कोर्ट को किस तरह से देखते हैं? कितनी अहमियत रखता है फैमिली कोर्ट इस तरह के जो आपसी मसले हैं उनको सुलझाने में? देखिए, ईगो एक किसी भी उसमें जो है, जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें ईगो एक सबसे बड़ा कलह का विषय बनता है। और जब अगर बड़े समझदार लोग आपसी सहमति से चीजों को सेटल करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आती। इसलिए देखिए कि पहले के जमाने में यह था कि पंच होते थे, पंच परमेश्वर होते थे, वो बैठते थे और वो लोग बैठ करके वहां पर फैसला करते थे। खास तौर से अगर किसी के बीच में कोई विवाद होता था और लोग उसको मानते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब लोगों को एक तो टॉलरेंस का लेवल खत्म हो रहा है, दूसरा पेशेंस, और तीसरा कि लोगों को लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस ज्यादा हो रहा है और मैं क्यों उस इनजस्टिस को सहूं और जस्टिस क्यों नहीं मुझे मिले। तो वो उसकी वजह से जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो ईगो की वजह से ज्यादा बढ़ रहे हैं। यानी कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कि मैं ही सही हूं दूसरा गलत है, वो डिस्करेज करता है। होता क्या है कि जब फैमिलीज के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो बड़े बुजुर्गों की अगर सलाह ली जाती है तो वहीं पर विवाद को निपटा दिया जाता है और लोग आपस में उसको खत्म कर देते हैं विवाद को। लेकिन नहीं होता तो अदालतों में जाते हैं और अदालतों की फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। लंबी प्रक्रिया के बाद फिर लॉयर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद तो जो रिश्ते बढ़ते खाइयां जो हैं ऐसी बन जाती हैं कि एक दूसरे के लोग जो है दुश्मन हो जाते हैं और किसी मामले में झुकने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन
एक एडीआर जो है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अदालतों ने जो विजनरी थे, जो विजडमफुल लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसे विवादों को निपटाने के लिए कंसिलिएशन की बात करें, सेटलमेंट की बात करें, मीडिएशन की बात करें, तो उन्होंने ट्रेंड मीडिएटर्स अपॉइंट करना शुरू किए। अब वो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें अदालतों को विवेक के आधार पर या पार्टी की इच्छा से ऐसा लगता है कि उस मामले को मीडिएशन के थ्रू सेटल किया जा सकता है, तो अदालतें उसे मीडिएशन के लिए जो मीडिएशन सेंटर्स हर कोर्ट में बने हुए हैं, उन मीडिएशन सेंटर्स में भेजती है। और वहां जो ट्रेंड मीडिएटर्स होते हैं वो दोनों पार्टीज के विवादों को सुनते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार सिटिंग्स करते हैं, धीरे धीरे उनके विवादों को सुनने के बाद एक बीच का ऑल्टरनेटिव निकालते हैं। और जब बीच का कोई ऑल्टरनेटिव निकल जाता है दोनों के बीच में, तो उसको जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर अदालतों में वो चला जाता है और वो एक डिक्री बन जाती है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से जो डिस्प्यूट सेटल नहीं होता है, तो वहां जो डिस्कशन के पॉइंट भी होते हैं, वो डिस्कशन के पॉइंट रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो डिस्कशन सिर्फ सिंपल डिस्कशन तक ही सीमित रहते हैं, यानी अदालतीय प्रक्रिया पर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी एक जो है एक अच्छा उपाय, सुगम उपाय है, जिससे डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और ये काफ़ी अहम जानकारी है, क्योंकि पता होना चाहिए लोगों को कि कानून जो है वो आपसी मिल बैठकर भी आपको मौका देता है कि आप अपने मसलों का हल ढूंढ सकें। हम बात करने की कोशिश करेंगे अपनी एक और कॉलर से। हेलो जी मैम, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। अलीगढ़ से बोल रही हूँ मैं, अफरोज जहाँ। वो कह रहे थे आपकी कॉल हम दे। जी बताइए मैम। देखिए मेरा एक छोटा भाई था, सगा छोटा भाई, MSc LLB वगैरह पढ़ा हुआ था, उसकी मैंने शादी की, बीवी उसकी बिल्कुल अनपढ़ है, और उसके बाद जो था उसको कैंसर करके आपको बताऊंगी, उसको कैंसर हो गया, उसका इंतकाल हो गया। अब वो प्रॉपर्टी जो 250 गज जमीन है उसी के नाम है, लेकिन हम 3 बहनें हैं, उसकी बीवी का क्या हिस्सा होगा, हम 3 बहनों का कितना हिस्सा होगा, प्लीज बता दीजिए। इंतकाल आपके भाई का हुआ है? जी, उसका कैंसर हो गया था मुंह में, तो उसका इंतकाल कितना अर्सा हुआ उनका इंतकाल हुए? अभी हुआ है 2018 में, और उसको प्लीज बता दीजिए। हम 3 बहनें हैं, तो हमें हिस्सा मिलेगा या नहीं, और उसकी बीवी का कितना हिस्सा होगा? देखिए, ये किसी भी पिता की संपत्ति में इक्वल राइट्स हैं, तो उसके लिए आप जो है उतनी ही हकदार हैं जितने आपके भाई की पत्नी हैं। तो आप जो यही समझ कीजिए कि आपकी भाई की पत्नी का स्टेटस वही है जो स्टेटस आपके ब्रदर का था। तो आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपरली जो लोकल कोर्ट है, लोकल कोर्ट में जा करके और अपने पिता की संपत्ति के कागजात और प्लस अपना जो सबूत है, जो प्राइमा फेसी एविडेंस, जिसके मुताबिक जिससे आप ये साबित कर सकें कि आपके वालिद साहब वो थे और ये उनकी खुद की बनाई हुई संपत्ति थी और भाई ने आपके जबरदस्ती कब्जा किया या पूरी संपत्ति उनके पास थी, उनका भी इंतकाल हो गया, हम तीनों बहनों को हिस्सा चाहिए, तो अदालतों में आपका भी उतना ही राइट है जितना राइट आपके ब्रदर का है। तो आप जाकर के वहां से ये प्रॉपर्टी ले सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया हमें यहाँ कॉल करने के लिए, और वकील साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो तो नाज़रीन, लगातार आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब हम रेरा के लिए जाते हैं? टेक्निकल इसमें क्या कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? सबसे पहले तो ज़रूरत होती है बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है जी, जो एग्रीमेंट जिसका रजिस्टर होता है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ की स्पेसिफिकेशन है, क्या उसकी डीड्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ ही कितनी पेमेंट किया हुआ है, वो पेमेंट की जो रिसीट्स हैं, और उसके बाद जो है क्या प्रॉब्लम है उसको कैटेगराइज करना, समराइज करना, और कितनी बार बिल्डर को अप्रोच किया उस प्रॉब्लम के रेक्टिफिकेशन के लिए वो लिखना। इन सब के बाद अदालत को अगर लगता है, देखती है डॉक्यूमेंट, रेरा कोर्ट को लगता है, तो वो उसको मैटर को रजिस्टर करके, और जो अब डिफॉल्टिंग पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उसको नोटिस इशू करती है, उनके रिप्लाईज मंगवाती है, फिर रिजॉइंडर्स आते हैं, एविडेंसेस के बाद तुरंत जो है उसको डिसाइड कर देती हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही होंगे जिससे एक डिस्प्यूट एक पता चल सके कि क्या डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट के लिए कोई प्रयास हुआ कि नहीं हुआ, और प्रीवी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है जो अप्रोच कर रहा है कोर्ट में और जिसके खिलाफ मुकदमा जा रहा है वो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ने जिससे इस्टेब्लिश हो सके कि जो परचेजर है वो रियल परचेजर है, जो
अब्यूजर है, वो अब्यूजर जो अपोजिट पार्टी है वो एक बिल्डर है, तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्या पेमेंट दिया, किस मामले में आए, कितने दिन में देना था, कि पैसा तो नहीं, पोजीशन का मामला है, रिकवरी का मामला है, एक्सेसिव चार्ज करने का मामला है, चीटिंग का मामला है, ये सारी बातें हैं जो वहां जा सकती हैं और वहां आप उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका इतना तफसील में तमाम तर जानकारी देने के लिए। बात करने की हम कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो सर, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हाँ, मेरा नाम अकील अहमद है जी, झारखंड रांची से बोल रहे हैं। सवाल करिए सर। सवाल यही है कि हम 5 भाई थे जी, 5 भाई, एक भाई इंतकाल कर गए जी। 2 बड़े भाई क्या किए कि बाप से जबरदस्ती मेन प्रॉपर्टी लिखा लिया एंड और कुछ प्रॉपर्टी बेच दी है। हम लोग मानते हैं तो हाँ ना करते करते नहीं भी, एक मर गया एक जिंदा, वो भी हमसे टालते रहता है ना। तो फिर बाद में हम फिर बोला तो बोलता है नहीं, हमारा हम लोग के नाम से बाप लिख दिया है, बाप इसमें आप लोग को कोई हिस्सा नहीं हो। क्या किया जाएगा इसको? कोर्ट ही कर सकती है कुछ, कोर्ट जाना चाहिए आपको, कोर्ट बताना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके आपस में सहमति से नहीं हो पाया या नहीं हो पा रहा है तो आप अदालतों को कह सकते हैं कि मीट्स एंड बाउंड्स से इसका फैसला करवाइए और आप डिसाइड करिए कि किस तरह का हिस्सा किसको मिलना चाहिए। इन्होंने अच्छी ले लिया प्रॉपर्टी और हमारा जो हिस्सा था हमें ऐसी जगह दिया जो उपजाऊ नहीं है या जहां पर रोड से दूर है, यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू कम है। ये सब मुद्दों को प्लीड करते हुए आप जो लोकल कोर्ट है उस लोकल कोर्ट में मुकदमा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर आप भी काबिज हो गए, आप भी उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कई वर्ष बीत चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जरूर आएगा। लेकिन बेहतर है कि सारे दस्तावेजों के साथ आपके जो वहां पे नियरेस्ट जो कोर्ट है उस कोर्ट के जो लॉयर हैं उनको दस्तावेज दिखा करके उनसे यह सलाह ले ले। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक तरफा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं जो मीठा मीठा है मैं ही वो खाऊंगा और जो खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा है वो मैं अपने भाई को दे दूंगा, तो ये थ्योरी जरा अदालतों के सामने चलती नहीं है। तो ये इसलिए अगर इनजस्टिस हुआ है तो निश्चित तौर पर जस्टिस के लिए आपको कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और वकील साहब का भी बहुत शुक्रिया। और बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब लगातार आपकी तमाम तर उलझनों का हल यहाँ पर पेश कर रहे हैं। वकील साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में जिस तरह से हमने देखा था कि गुड़गांव में भी इस तरह का मामला हुआ था कि एक जो बिल्डिंग थी उसमें अचानक उसकी छत ढह गई थी, कई लोगों को उसमें नुकसान उठाना पड़ा था। इस तरह के वाक़यात आम तौर पर हम देखते ही रहते हैं। ऐसे में वहाँ उस फ्लैट में रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से एक कोई भी फ्लैट या कोई भी जायदाद खरीदी है, अब वो क्या करें? क्या कानून उनके लिए आगे आ सकता है और इसमें ज़्यादा देर भी ना हो ताकि जल्द उन्हें इंसाफ मिल सके? इस तरह की कोई चीज़ क्या हमारे कानून में है? देखिए, सबसे पहले तो डैमेजेस तो निश्चित तौर पर मिलता है। आप उपहार ट्रेजेडी आप याद करिए, अंसल ब्रदर्स के ऊपर जुर्माना लगाए और इंडिविजुअली उनको पे करना पड़ रहा है। इतने वर्षों की प्रक्रिया के बाद भी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपको सजा भी होगी और आपको जो डैमेजेस हुए हैं वो डैमेजेस भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि नेग्लिजेंस आपके पार्ट पर रहा है। दूसरा, यूनिटेक के केस में देखिए कि कैसे अदालत ने बोला कि आपकी बिल्डिंग गलत तरीके से बनी है और आपने अथॉरिटीज के साथ मिल करके जितनी मैल प्रैक्टिसेस, जितनी चीटिंग, जितनी अब्यूज ऑफ पावर हो सकता था वो किया है, तो इस बिल्डिंग को डिमोलिश करना है। तीसरा, आप यूनिटेक के केस में देखिए, यूनिटेक के केस में भी जो बिल्डर्स हैं वो अंदर हैं और तमाम और भी ऐसे केसेस हैं जिसमें वो अंदर है। अगर इस तरह कोई बात आती है तो अदालतें बहुत सख्त होकर के डिसीजन लेती हैं, परंतु एक जिम्मेदारी हमारी खुद की भी बनती है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी जब खरीदने जाएं तो पहले उसके बारे में टाइटल डीड से लेकर सब कुछ चेक कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली बिल्डर का क्लेम करना और उसका बताना और खुद से वेरीफाई करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले, कहीं उस पैसे को बिल्डर को देने, गाढ़ी कमाई को देने से पहले
थोड़ा समय लगा करके लोकल अथॉरिटीज के सामने जा करके उन डॉक्यूमेंट्स को चेक जरूर कर लें कि क्या वास्तव में इसकी कोई वो है इतनी, मतलब ये सही तरीके से है, कोई टाइटल डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई इसमें इनकम्ब्रेंसेस तो नहीं है। और वो अगर क्लियर होता है तो भी उस प्रॉपर्टी को खरीदें। होता क्या है कि कई बार बिल्डर प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको मून देंगे, लेकिन होता क्या है कि वो हवा में ही, एयर में ही देने की बात करते हैं। उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो बहुत लुक्रेटिव, लोक लुभावने पोस्टर्स, बैनर्स से, बड़े सारे बिल्डिंग प्लान से, नक्शों से आपको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता यह है कई बार कि वो सिर्फ उनका हवाई होता है, उनके पास जमीन तक नहीं होती है, या किसी किसान से वो एग्रीमेंट करके, जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, या उसके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूट करके कितना फ्लोर इनके पास जाएगा, कितना फ्लोर इनके पास जाएगा, तो माने जमीन का भी टाइटल नहीं होता उनके पास। और पता चलता है कि उन किसान का भी कहीं विवाद चल रहा है, कोई और डिस्प्यूट चल रहा है, तो पैसा वो ले लेते हैं। इसलिए वेरीफाई करना उस बात को बहुत जरूरी है कि क्या किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, यहाँ पर पैसा लगाने के बाद फंस तो नहीं जाएंगे, ये देखना जरूरी है। जी, बहुत ही कारामद बात आपने ये बताई है। और चलिए जल्दी से हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, सवाल करिए, कहाँ से कॉल किया बताइए। आसाम से बात कर रहा है के चौधरी जी। आपने आसाम से हमें कॉल किया है, बहुत शुक्रिया। अपना सवाल करिए। अच्छा, देखिए हम लोग का 1 बीघा जमीन है जी। हाँ, 5 बाई का 1 बीघा जमीन है। हमारा पास में और दूसरे आदमी का 1 बीघा जमीन है, उनका रास्ता नहीं है। वो चाहता है हम लोग को उनको रास्ता देने के लिए, अधिकार देने के लिए, किंतु ये हमारा जो 5 बाई है, इनमें से 2 बाई देता है, 3 बाई नहीं देता है उनको अधिकार। ये ऐसा दे सकता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, एक बार प्रश्न फिर से दोहराइए चौधरी साहब जरा। देखिए, हमारा 1 बीघा जमीन है, वो जमीन का पास और दूसरा आदमी का है एक जमीन, लेकिन उनका कोई रास्ता नहीं है, उनका कोई रास्ता नहीं है। वो चाहता है हमारा लैंड में आने के लिए, हमको अधिकार देने के लिए, लेकिन हमारा भाइयों में से 2 भाई देता है, 3 भाई नहीं देता है। ऐसा दे सकता है क्या? देखिए, जो भाई देते हैं, वो जो भाई देते हैं कंसेंट, उनको अपने हिस्से की जमीन में तो दे सकते हैं, लेकिन अगर हिस्सा बटा नहीं है, अगर हिस्सा बटा नहीं है भाइयों के बीच में, तो एक थोड़ा सा विषय जरूर गंभीर है। परंतु अनडिवाइडेड शेयर को भी अपने हिस्से में उसका 1/5 शेयर अगर कोई किसी को ट्रांसफर करना चाहे, बेचना चाहे, या किसी और को रास्ता देना चाहे, तो वो दे सकता है। तो ये ऐसा कोई एम्बार्गो नहीं है, परंतु आपसी जब तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो कौन सा वाला हिस्सा दें, कौन सा वाला रास्ता आप देंगे, कौन सी तरफ का देंगे, पूरब का देंगे, पश्चिम का देंगे, उत्तर का देंगे, दक्षिण का देंगे, ये विषय हो सकता है। तो उसके लिए बेहतर है कि अदालतों में बैठ करके, या वहां पर लोकल जो लोग हैं उनसे समझ करके, लोकल लॉयर से, और उनको बेच सकते हैं, दे भी सकते हैं, और नहीं भी दे सकते बिल्कुल हैं। वकील साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता। आपका हम तहे दिल से, हमारी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अपना इतना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन को देने के लिए। प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए इतना ही। आदाब।